वेलकम टू ईटीएस साथियों आज हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास नाइन्थ की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की। उसमें आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसका सेकंड पार्ट अब ये होने वाला है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो इसका सेकंड पार्ट आप समझते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे। देखो, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना और भारत के संविधान बनाने के पीछे कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे मुख्य रूप से योगदान करने वाली रही है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको समझते हैं कि जो ड्राफ्टिंग हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस, कि कितने बुरे सरकमस्टांसेस मतलब बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में, बहुत बुरे दौर में हमने कैसे अपना संविधान बना के रख दिया और अच्छे से उसको आज भी संचालित कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपको बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं कि आपको कौन सी ड्रेस पहन के आनी है, वो ड्रेस किस दिन पहन के आनी है, कौन से टीचर से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको स्कूल में कौन सा डेकोरम बना के रखना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये सब जो रूल्स होते हैं ये आपको स्कूल के प्रेमाइसिस में, स्कूल के जो कैंपस होता है उसमें आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वही चीज क्या होता है जब एक देश पे हम देखते हैं, देश में भी क्या होता है, आपको कहीं इधर उधर घूमना है, आपको क्या खाना है, आपको कैसे रहना है, आपको किसको वोट देना है, किस तरीके से वोट देना है, कौन सा व्यक्ति वोट दे सकता है, कौन सा व्यक्ति कौन से राइट यूज कर सकता है, कौन सा व्यक्ति रूलर रूलर कैटेगरी में जा सकता है, रूलिंग क्लास में जा सकता है, कौन सा व्यक्ति हमारा लीडर बन सकता है। मतलब ये बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, हमारे देश में कोर्ट कैसे होंगे, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है हमारे देश के संविधान में लिखे गए हैं। तो ये बना कैसे, तो इसकी बातचीत हम क्या है अब इस क्लास में करने वाले कि संविधान बना कैसे और क्यों जरूरत पड़ी संविधान बनाने की। ठीक है। तो ये डिस्कशन इन पे होने वाला है। देखो, बनाने वाले लोग देखो कैसे हैं। ये एक्चुअल फोटो है उस समय का। ये देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। बाकी देखो ये मेंबर्स की रोज यहाँ पे किस तरीके से वो एक सर्कुलर रोज में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फ्रेमिंग हुई है। हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं ये, क्या उन्हें हमारे ये फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको माना जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ा, कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ा। तो मेकिंग उसकी फिर हमें समझ में आएगी मेकिंग की प्रोसेस क्या रही। तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर्स की अध्यक्षता में कांग्रेस लीडर्स थे। ये मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस एक लीडर थे और कुछ अदर मेंबर्स भी कांग्रेस के क्या है, लीडर्स थे। तो उन लोगों ने एक ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जैसा आज है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन सा दिखने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा दिखने वाला, या फिर छोटा सा एक ड्राफ्ट किया था उन्होंने। एक बुक, रूल बुक ड्राफ्ट की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे देश के नागरिकों के राइट्स क्या होंगे, हमारे देश में सरकार कैसे बनेगी, ये सब रूल्स वगैरह उसमें उन्होंने लिखे। तो कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में 1928 में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे देश में देखा गया। देखो, 1928 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, फ्रीडम हमें नहीं मिली, हमें तो फ्रीडम मिली है 1947 में। यानी कि आजादी के पहले ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि 1931 में एक और काम हुआ था। 1931 में रेजोल्यूशन आया था एट द कराची सेशन। कराची, देखो आज का पाकिस्तान का आप एरिया में जाओगे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान देश में, उस टाइम पे पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था 1931 के टाइम पे। तो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में एक शहर पड़ता है, बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जैसा शहर है वो। उसका नाम है कराची। उतना डेवलप तो नहीं है लेकिन बड़ा शहर, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो इस शहर में क्या है, उस समय 1931 में क्या हुआ था, कराची सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था। जिसमें क्या किया उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसके देखो उस टाइम पे कराची सेशन या कहीं पे भी कोई सेशन होता था, चाहे लाहौर का हो, चाहे प्रयागराज का हो, चाहे मुंबई का हो, दिल्ली का हो, कानपुर का, नागपुर का, पटना का, बहुत सारे सेशंस हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस होते थे हर साल कांग्रेस के। तो हर एक सेशन का एक अध्यक्ष होता था, एक चेयरमैन होता था।
तो इस कराची सेशन में अध्यक्षता जो की थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी ने की थी यहाँ पे अध्यक्षता। तो ये जो पर्सनैलिटी थी, ये पर्सनैलिटी हम जानते हैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी, हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बनते हैं आगे जाकर के। तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल, ये क्या करते, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप, ठीक है, उसकी चेयरमैनशिप इनके पास रहती है। और वो क्या करते हैं उस टाइम पे, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सेशन में रखी थी, उनकी अध्यक्षता में बातें रखी गई थी। जैसे हमारा जब फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन सी बातें रहेंगी, उनमें कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें, वैल्यूज, गाइडिंग प्रिंसिपल जोड़े जाएंगे, वो सब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उस टाइम पे ही उनका जिक्र किया था, राइट्स जैसी बातें उन्होंने बोली थी। तो मुझे ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कैसे हमारा इंडिया और हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे थे, उस समय आजादी के पहले से ही क्या कर रहे थे, अपनी गतिविधियां का मतलब संचालित कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, वो बैठे नहीं थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो पार्टीशन होता है फिर इंडिया का। आपको पता है आजाद जब इंडिया हुआ था, तो आजादी के पहले एक बात हमें पता होना चाहिए, आजादी के पहले एक गतिविधि बहुत बड़ी थी, वो थी एक पाकिस्तान देश की डिमांड। हमारे देश में आपको पता होगा एक मोहम्मद अली जिन्ना नाम के व्यक्ति थे, हमारे देश में ही थे जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था, तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर के रूप में थे। बट समय के साथ उन्होंने कहीं ना डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हमें अपना पाकिस्तान देश चाहिए। तो पाकिस्तान देश का जब बंटवारा हो जाता है 1947 में, 47 में पाकिस्तान एक अलग देश भी बनता है, भारत भी एक, फिर भारत तो था ही। तो जब पार्टीशन हो जाता है, तो पार्टीशन के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया थी वो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ यहाँ पे बातें ये है, आप समझना कि चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन बस फ्लो फ्लो में इजीली नहीं बन गया है, सिंपल तरीके से नहीं बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हमने पहले प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, हमने मोतीलाल नेहरू ने 1928 में काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद कराची सेशन में सरदार पटेल साहब ने भी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1935 का एक्ट भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। लेकिन बीच में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जैसे देश की डिमांड करते हैं, और भारत में क्या है, चैलेंजेस सामने आते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। जैसे कि एक तो कॉलोनियल रूल, ये बड़ा चैलेंज ये था कि भारत किसका एक गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, कॉलोनी था भारत एक। कॉलोनी आप समझते हो, कॉलोनी मतलब ये होता है कि कोई एक देश है बड़ा सा, ताकतवर देश है, ये ताकतवर देश है, तो ताकतवर देश छोटा सा कमजोर देश है, पता नहीं मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। वैसे तो ब्रिटेन छोटा देश है एरिया वाइज, और भारत बहुत बड़ा देश है एरिया वाइज, लेकिन फिर भी उसने भारत को गुलाम बना लिया अपनी स्ट्रेटजीज की बदौलत। तो ताकत के मामले में जब कोई देश एक दूसरे देश को क्या करता है, गुलाम बना लेता है उसको, तो जो गुलाम बना हुआ देश है उसको कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलोनी वाला देश क्या है यहाँ पे, इंडिया था। इंडिया था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था एक। तो कॉलोनी होने की वजह से क्या हुआ, भारत में एक ये प्रॉब्लम हो गई कि भारत के खुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत के पास खुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, तो एक तो कॉलोनी रूल, ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन, उनका कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो एक लूटपाट का रवैया, वो हमें लूटने के उससे आए थे, उन्होंने कोई हमारा डेवलपमेंट नहीं किया। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाएंगे, हमें तो अभी खाने की व्यवस्था भी नहीं है, हमारे पास तो अभी कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। आप बात समझ रहे हो, पहले एक व्यक्ति को क्या चाहिए, खाने रहने और रहने के लिए, खाने के लिए, और कुछ इधर उधर जाने के लिए आसपास सामान चाहिए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन तो बात की बात है। ठीक है, तो ये चीजें अभी सामने थी हमारे, लेकिन फिर भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी। एक और समस्या थी पार्टीशन, पाकिस्तान की डिमांड होना। तो पाकिस्तान इतना जो एक मुद्दा था वो भी बना हुआ था कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया साथ नहीं रह सकते, साथ रहेंगे तो क्या है, यहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या है, दुर्व्यवहार होगा, ऐसे कुछ लोगों ने बात रखी थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आज भी भारत में मुसलमान रहते हो, अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि चैलेंजेस एक और था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, आप एक फोटो देखो यहाँ पे फटाफट, फोटो ये देखो यहाँ पे, ये वाली। इस फोटो में एक आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इंडिया पहले कब, 1947 के पहले इंडिया कैसा दिखता था, वो ऐसे दिखता था। 1947 के पहले इंडिया ऐसा दिखता था,
आप ये मत देखना कि इंडिया इतना बड़ा था, इंडिया इतने टुकड़ों में डिवाइडेड था। इंडिया एक ये टुकड़ा है, एक ये है, एक ये है, इतने सारे टुकड़ों में डिवाइडेड था। इतने छोटे छोटे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ये अपने आप में एक छोटे छोटे देश ही थे। इनका रूलिंग का तरीका अलग, लोकल तरीका का जो रूलिंग होता है, इनके लोकल्स जो थे वो अलग अलग तरीके से रूल करते थे। जो लोकल किंग्स होते थे, रूलर्स होते थे, छोटे छोटे राजा नवाब अपने अपने क्षेत्र में अलग तरीके से रूल बनाते थे और फिर रूल करते थे जनता पर। तो क्या था, ऐसे में भारत का क्या हो जाता, बहुत बड़े पैमाने पे डिसइंटीग्रेशन हो जाता। तो वहां पे एक बड़ा मुद्दा था कि भारत को कैसे यूनिफाई किया जाए, कैसे एक किया जाए। तभी जब भारत एक होगा तभी तो एक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ऐसे तो हजारों कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़ेंगे और भारत क्या है, सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। और बताया जाता है लगभग अप्रोक्स 600 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था भारत, यानी कि 600 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, 650, 666 या 665 के आसपास प्रिंसिपल स्टेट्स थे भारत में। तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के सामने, एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था, एक ड्रॉबैक था यहाँ पे। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे इनसिक्योर फ्यूचर, इंडिया को पता ही नहीं था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो हमारा क्या होगा भविष्य, हमें भविष्य का ही नहीं था पता। इंडिया अभी जस्ट एक बड़ा देश था, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी थी, लेकिन इंडिया के पास ना तो पैसे के नाम पे कुछ था, ना कोई रिसोर्सेज थे, ना ह्यूमन रिसोर्सेज थे, ना इंडिया की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी थी, ना उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो बहुत बहुत अच्छा कुछ बड़ा अचीवमेंट ले पाए। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इनसिक्योर फ्यूचर था। तो इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो एक बड़े जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास नहीं थे, फिर भी इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो पढ़ते हैं कैसे बनाया। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, फिर भी हमारे फाउंडिंग फादर्स हार नहीं मानते बच्चों। वो बोलते हैं हम फिर भी बनाएंगे, हम कमियां ना देखें, हमारे पास जो अभी है वो हमारे, हमें उसको फोकस करना चाहिए। मतलब एक बात आप समझ में आई कि जब भी आपको दुनिया में या अपने जीवन में कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो आप आसपास निगेटिव निगेटिव देखते हो चीजें। आपको ये नहीं देखना है कि आसपास निगेटिविटी कितनी है, निगेटिविटी कुछ हद तक ही होती है ना। उसके अलावा आपके आसपास पॉजिटिविटी कितनी है उसको आपको क्या है, कहीं ना कहीं मेजर करना है कि किस हद तक पॉजिटिविटी है मेरे आसपास। उसको देखो, उसके आधार पे आगे बढ़ो। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप 100 में से आपको अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या मैं कहूँ 4 व्यक्ति निगेटिव मिल जाए, बाकी के 96 व्यक्ति आपको पॉजिटिव मिल जाए, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, इन नेगेटिव की तरफ जाएगा। मेरे आसपास तो 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, लेकिन जबकि 96 लोग, 96 चीजें आपके पक्ष में है, पॉजिटिव है, तो आप इनको याद रखो। वही हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किया, नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी जैसे लोगों ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखो कमियां बहुत हैं, बुराइयां बहुत है, हमारे नेगेटिविटी बहुत है आसपास, इनसे फ्यूचर इनसिक्योर है, पार्टीशन हो चुका है, चैलेंजेस बहुत हैं। ऐसा करते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, हमारे पास है क्या अभी। तो उन्होंने पूरी दुनिया को खंगाला। हमारे फाउंडिंग फादर जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे, मेकर्स जो थे, उन्होंने पूरी दुनिया को खंगाला कि दुनिया ने कैसे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस करी, एडवांटेजेस देखे कि हमारे पास एडवांटेज में है क्या। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि एक दुनिया में हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि सिग्निफिकेंट कंसेंसस है हमारे पास। या हम कहें तो दुनिया के बाकी देशों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी, जब वो आजाद हुए थे तो वो आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। आपको पता हो, भारत में सभी जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जब देश आजाद हुआ तो सब मिलके दोस्त हो गए। ये दुनिया में बहुत सारे देशों में नहीं देखा जाता। दुनिया में क्या हुए, सत्ता के लालच में पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राजा बनने के लिए लड़ गए आपस में। आजाद तो हो गए दूसरे देशों से, लेकिन आपस में फिर लड़ने लग गए, है ना, कुर्सी के लालच में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में कुर्सी का किसी को लालच नहीं था। आपस में क्या था, एक गठजोड़ था, आपसी मित्रता थी उनके बीच में। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट कंसेंसस ऑन डेमोक्रेटिक आइडियल्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल से ये देखा जा रहा था। उसके बाद एक सोसाइटल एंड पॉलिटिकल, यहाँ पे इंडिया में सोसाइटल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात बहुत होती थी। एक बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बताऊंगा मैं, कि जब भी भारत में कोई भी रिफॉर्म हुआ हो या कोई नेशनल मूवमेंट आया हो, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर नहीं था, उसमें एक सोसाइटल फैक्टर भी होता था। मतलब कोई भी काम अगर कर रहे थे हमारे महात्मा गांधी जी या कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्मर,
तो वो साथ में हमारी सोसाइटी को भी बदल रहे थे। कैसे? जैसे अगर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, देश को असहयोग आंदोलन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो साथ में उन्होंने देश की एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार किया। देश में जातिवाद, जो कास्टिज्म बहुत बड़ा हुआ था, उसको रोकने का काम किया। देश में जो दलित थे, डाउन टोडन, जो निचली जाति के लोग होते हैं, उनके साथ जो छुआछूत की समस्या थी उसको कम किया उन्होंने। तो आप देख रहे हो, एक तरफ आजादी के लिए काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ समाज में भी सुधार कर रहे हैं। तो दोनों मतलब लोगों का दिमाग भी खुल रहा है और लोग पॉलिटिकली भी मजबूत हो रहे हैं। तो ये अच्छे काम थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, या फिर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले जो अलग अलग लोग थे। सोसाइटल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बियॉन्ड बियॉन्ड जस्ट इंडिपेंडेंस। उसके बाद कहें उसके बाद कहें मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसने भी बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एडवांटेज क्रिएट किया कि कैसे हम अपना क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने एक नींव रख दी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई एक अगर कदम तो रखे, फिर बाकी सब दौड़ते चले आएंगे, कोई एक स्टार्ट तो करे। मोतीलाल नेहरू जी ने एक वो स्टार्ट कर दिया, बाकी सब फिर दौड़ते दौड़ते उनके पीछे चले आए कि हाँ हम भी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब हमें देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए चाहिए, अब हमें देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अभी ही चाहिए। तो एक प्रेशर बनने लग गया इंग्लिश गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, एक और एडवांटेज यहाँ पे देखा जाता है, वो है कराची रेजोल्यूशन का। वो भी मैं बता चुका हूँ। इसमें हुआ ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन था, उसने आउटलाइनिंग तैयार कर दी, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया इंडिपेंडेंस इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंक्लूडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सभी को वोटिंग राइट मिलेगा। सभी, इवन ये नहीं है कि वो अमीर है तो उसको वोट है, गरीब है तो उसको वोट देने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी जाति ऊंची जाति का है, इसको वोट देने मिलेगा, लेकिन निचली जाति को वोट देने नहीं मिलेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, यूनिवर्सल है, सभी को वोट मिलेगा देने को। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट रखा गया। साथ में फ्रीडम, इक्वेलिटी और माइनॉरिटी राइट्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई। फ्रीडम वगैरह ये सब तो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। वर्किंग विद द ब्रिटिश एरा, वर्किंग विद द ब्रिटिश एरा। देखो एक अच्छी बात ये थी, हमने क्या किया, देखो एक बात मैं बोलूंगा, वर्किंग विद ब्रिटिश एरा लेजिस्लेचर्स, इंडियंस जो होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं। मैंने ये चीज देखी है, जैसे आज भी इंडियंस क्या करते हैं, अमेजोन, एप्पल वगैरह, गूगल वगैरह में जाकर एक काम करके आते हैं, फिर इंडिया में आकर के उसी के जैसा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको फिर बाद में टक्कर भी देते हैं। तो हमने भी क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ उनके लेजिस्लेचर में काम करके इंडियंस ने उस टाइम पे काम किया, सब सीखा, उनको आदत हो गई, उनको पता चल गया कि कैसे देश को चलाते हैं, कैसे देश में लेजिस्लेचर काम करता है, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करता है, कैसे जुडिशरी काम करती है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनका तरीका हमने समझ लिया। फिर हमने क्या किया, जैसे देश आजाद हुआ, अंबेडकर जैसे लोगों ने, नेहरू जैसे लोगों ने, सरदार पटेल जैसे लोगों ने क्या किया, हमारे देश के अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो रूल्स थे, जो लेजिस्लेचर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव्स थी, जो जुडिशरी थी, उसको भारत के हिसाब से थोड़ा सा ढाल दिया, थोड़ा सा चेंज किया और इम्प्लीमेंट कर दिया कि अब भारत में यही व्यवस्था रहेगी। तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई कि जो पहले से अंग्रेजों के जमाने से चीजें चली आ रही, थोड़ा सा बदलाव करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको ढाल के बदलाव करके उसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो पता भी है और इम्प्लीमेंट भी कर देंगे आसानी से। तो ये चीज भी हमने क्या है अच्छे तरीके से कर ली, जो कि आगे जाकर के एडवांटेज क्रिएट किया है इसने। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में और अलग इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया कि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स रहे इंटरनेशनल लेवल पे, विदेशों में क्या क्या ऐसी गतिविधियां थी जो भारत को प्रेरित कर गई, भारत के लोगों को प्रेरित कर गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो था फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला यहाँ पे पॉइंट आता है, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसमें बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज ही थी। क्या थी कि हमें, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअल में वहां के राजा और लोकल्स के बीच में हुआ था, वहां के राजा और वहां की जनता के बीच में। वहां के जो राजा थे, वहां की जनता जो है, उनके बीच में जब लड़ाई झगड़ा हुआ, एक सिविल वॉर हुआ, तो जो रिवोल्यूशन बना उसमें जीते कौन, वहां के लोगों ने डिमांड क्या किए, वहां के लोगों ने डिमांड ये की कि हमें अपनी राजा से क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, हमें राजा से क्या चाहिए, आजादी चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए। क्या होता था कि जो राजा के करीबी लोग हैं, राजा के फ्यूडल लॉर्ड, सामंत होते थे, उनको बहुत ज्यादा क्या थे, स्पेसिफिक राइट्स थे, लेकिन गरीबों को, निचले प्रजा को कोई राइट्स नहीं थे। और लास्ट में फ्रेटर्निटी, भाईचारा चाहिए, एकता चाहिए, ठीक है ना, पराये जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो कहने की बात ये कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने
वहां की जनता के बीच में एक दिमाग में डाल दिया कि लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पे, इक्वेलिटी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां के लोगों ने सक्सेसफुल कर लिया इन 3 वैल्यूज की वजह से, और वहां के लोगों ने ये चीज अचीव भी कर ली, वहां के राजा को हटा दिया। यही चीज भारत में भी हमने फिर देखी, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सेम यही लिबर्टी वर्ड भी जोड़ा गया, इक्वेलिटी वर्ड भी जोड़ा गया और फ्रेटर्निटी वर्ड भी जोड़ा गया। आप देख रहे हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीनों वैल्यूज हमने अडॉप्ट कर ली। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने क्या सीखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जैसे प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, भारत की जो संसद व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेटिक मॉडल कहलाती है, क्या कहलाती है, वेस्टमिंस्टर, जिसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर, ठीक है। तो इस डेमोक्रेटिक मॉडल पे को फॉलो करती है, तो उसी को हमने क्या कर लिया, भारत में संसद के नाम से अपना लिया, संसद नाम से अपना लिया, और वो व्यवस्था आज भी हमारे देश में चल रही है, ठीक है। आप जैसे अगर ब्रिटेन में जाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, देखो आपको वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और एक मिलेगा हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 2 हाउसेस होते हैं। सेम यही इंडिया में, देखो इंडिया में संसद होती है, संसद में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से 2 हाउसेस होते हैं, एक तो राज्यसभा होती है और एक तो होती है लोकसभा, आपने सुना होगा नाम, न्यूज वगैरह अगर आपने कभी पढ़े होंगे, न्यूज टीवी चैनल देखा होगा तो उसमें लोकसभा राज्यसभा का नाम आया होगा। तो वही हाउसेस क्या है इंडिया में भी उसी तरीके से देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमने और दूसरे देशों से, हमने अमेरिका से यूएस बिल ऑफ राइट, इम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हमने अमेरिका के फंडामेंटल राइट की जो व्यवस्था थी, बिल ऑफ राइट, उसको बिल्कुल हमने क्या किया, सीखा, अडॉप्ट किया उसको। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ एक और देश के पास गए, वो था रशिया, रशिया के पास गए। रशिया बिल्कुल आप देखोगे तो नॉर्थ में, साइबेरिया के पास, बिल्कुल अर्थ का मैप देखोगे आप या अर्थ देखोगे, ग्लोब देखोगे तो उसपे सबसे ऊपर मिलेगा रशिया। तो रशिया से हमने क्या सीखा, रशिया से हमने अडॉप्ट किया सोशल इंस्पिरेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी। हमने रशिया से सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी यानी सोशलिज्म की बातें सीखी, मतलब हर एक व्यक्ति अगर समाज में बड़ी जाति का हो चाहे छोटी जाति का हो, बराबर है, ठीक है। हर एक व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, बराबर है। ये क्या हो गई, ये हो गई सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी। सामाजिक रूप से चाहे जाति धर्म किसी भी समाज से जुड़ा हो वो बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना भी ऊपर नीचे हो, सब बराबर है। तो ये सब हमने रशिया से सीखी, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने अलग अलग देशों से उठाई। तो इसको कॉपी करना नहीं कहते बच्चों, ये मत सोचना कि हमने दुनिया के देशों से कॉपी करना शुरू कर दिया, हमने अच्छी अच्छी आदतें सीखी हैं। हमने क्या किया, दुनिया के अलग अलग देशों से जो उनकी अच्छी अच्छी आदतें थी वो सीखी। जैसे किसी की अच्छी आदतें सीखते हो तो ये नहीं होता है कि तुम उसको कॉपी कर रहे हो, अच्छी आदतें सीखना मतलब अच्छाइयाँ क्रिएट करना अपने अंदर, ठीक है, अच्छी बातें क्रिएट करना। तो वही चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि कोई व्यक्ति या कोई देश अगर दुनिया से क्या करता है, पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको एक्वायर करता है, पॉजिटिव क्वालिटी एक्वायर करता है, तो वो क्या है, उस देश का एडॉप्शन, उस देश का क्या है, एक बहुत अच्छी एक मास्टरमाइंड वाली एक स्ट्रेटजी होती है, वो उसका वो प्लान है। तो यही इंडिया ने प्लान बनाया कि हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और जो हमारे फेवर में अभी चीजें चल रही हैं, एडवांटेज में चीजें चल रही हैं, उनको ध्यान देंगे, नेगेटिव चीजों को भूल जाते हैं अभी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक्चुअल में फिर काम। काम क्या होता है, फिर ये लोग बैठते हैं, ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये सरदार पटेल ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, नेहरू जी बैठे हुए हैं, फिर अलग अलग जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बैठे हुए हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल है, देखो क्या है, ये भारत का मैप है उस समय का, और यहाँ पे एक हाथी का फेस बना हुआ है ये। तो इस तरीके से क्या है, भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जुलाई, देखो जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, देखो एक और बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोटिस करनी फैक्ट के रूप में, कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो जुलाई 1946 के इलेक्शन के बाद बनती है। ये इलेक्शन आपको पता होंगे कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, मतलब कैसे, मतलब इंडिया में हर एक जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां से अलग अलग जो इनडायरेक्टली चुने हुए रूलर्स, चुने हुए मेंबर्स क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते हैं, और यहाँ पे बैठ करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ करके क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं।
इसमें ये हुआ था कि जब जुलाई में इलेक्शन हो जाता है और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो उसके लिए क्या होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये हुआ कि फिर क्या हुआ, फिर एक्चुअल में अब काम होगा। अब एक बॉडी बन गई है, अब एक संस्था बन गई है, उस संस्था में मेंबर्स भी चुन के आ गए हैं। कैसे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अच्छा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड में किसी को कंफ्यूजन तो मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब ये होता है कि जनता जनता जहां पे सीधे वोट ना दे, जनता अपने लीडर को जहां डायरेक्ट वोट दे, डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट वोट दे, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टली इलेक्टेड रूलर। और जहां पे जनता डायरेक्टली वोट ना दे, वो किसी और को चुने, फिर वो लीडर उस पर्टिकुलर लीडर दूसरे लीडर को चुने। मतलब बात समझ में आई कि जनता जब सीधे अपने लीडर को चुनती है और वो जाके कोई काम करता है तो डायरेक्टली इलेक्टेड है, और जनता जब अपने एक लीडर को चुनती है फिर वो लीडर किसी और को चुनता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो यही हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो किसी और के माध्यम से चुन के आए थे। ठीक है। अब बात ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया एक डॉक्यूमेंट को। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये ऐड करने वाली ये है कि जैसे ही चुनाव होता है तो एक बैठक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, पहली बैठक। याद रखना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें चेयरमैन बनाए गए थे, चेयरपर्सन बनाए गए थे। कौन? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, टेम्परेरी चेयरमैन थे। टेम्परेरी थे मतलब इनको जो था, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर चार्ज नहीं दिया गया था, कि टेम्परेरीली बनाए गए थे। मतलब ये है कि कुछ टाइम तक इनको बना दिया जाएगा, बाद में कोई इनके जगह पे परमानेंट चेयरमैन के रूप में आएगा। तो फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर के बाद अगली डेट आती है 11 दिसंबर, दो दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को फिर एक दूसरे मेंबर आते हैं यहाँ पे, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ा काम करते हैं और इनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है, वो था परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको परमानेंट चेयरपर्सन बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद असलियत में, एक्चुअल में फिर काम करना शुरू कर देते सभी मेंबर्स। तो ये कहानी, ये फैक्ट्स आप बिल्कुल याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे जब चार्ज ले लेते हैं परमानेंट चेयरपर्सन का, वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9 दिसंबर द फर्स्ट मीटिंग हम ये देख चुके हैं, और फिर 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे क्या फैक्ट्स है, आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो उसमें क्या होता है, आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया, जब इंडिया डिवाइड होता है पाकिस्तान और इंडिया देश जैसे दो देशों में, डोमिनियन में, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया इंडिया की पहले एक था, जैसे मैं अगर यहाँ पे इंडिया बना दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो इंडिया और फिर इधर पे ये पाकिस्तान वाला इलाका भी था, इंडिया तो है ही, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में है। लेकिन जब इनका क्या डिवीजन हो गया, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं हम, ठीक है, अब डिवीजन हो गया है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों को मिला के बनी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों को मिला के बनी हुई थी, यानी कि दोनों के मेंबर्स यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के मेंबर्स भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल है और इंडिया के भी। लेकिन 1947 में देखो, 1947 में हमारी इंडिया का डिवीजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में बनी है। ठीक है, यानी 46 में बनी है, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कहीं ना कहीं मेंबर्स होंगे। लेकिन जैसे डिवीजन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो फिर मेंबर्स भी बढ़ जाएंगे, मेंबर्स भी अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर भी कम हो गए, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से थोड़ा सा काम स्लो पड़ गया बीच में। बट फिर भी असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हमने अपना काम स्लो हुआ बट उसको जारी रखा। 1947 में जैसे पार्टीशन हुआ, देखो 1946 में हमारे इलेक्शन हुए, कब हुए, जुलाई महीने में। ठीक है, जुलाई महीने में इलेक्शन हुए और दिसंबर में हमने काम करना शुरू कर दिया, चेयरमैन बना लिए। 47 में हमने क्या किया, भारत का डिवीजन कर दिया और भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद हमने 2 साल, कितना, 2 साल, 2 years 11 months, ठीक है, 11 months का और 18 days का, इतना टाइम लेने के बाद
एक फाइनल डेट आती है 26 नवंबर, ठीक है, एक फाइनल डेट आती है 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस डेट को हमने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये डेट याद रखो। कब से? देखो 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है जुलाई महीने में, दिसंबर में हमने उसकी पहली बैठक की, पहले टेम्परेरी चेयरमैन बनाए हमने किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बनाया हमने राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद 1947 इंडिया का पार्टीशन होता है, कुछ मेंबर्स हमारे पाकिस्तान में चले गए फिर, क्योंकि वो उस इलाके से चुन के आए थे। उसके बाद 2 years 11 months और 18 days के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम था, ठीक है, यहाँ तक का, सॉरी, उस इस टाइम के बीच में हमारा जो गैप था वो था 2 years 11 months और 18 days का। इतने टाइम बाद हम 26 नवंबर 1949 को 26 ऑफ नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली ड्राफ्ट कर लेते हैं। और उसको फिर क्या करते हैं, कंप्लीटली जब ड्राफ्ट हो जाता है अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। अडॉप्ट हो गया है, कब अडॉप्ट कर लिया उसको हमने? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। फिर उसको कंप्लीटली इन्फोर्स में कब लाए, इफेक्ट में कब लाए, कंप्लीटली इन्फोर्स और इफेक्ट में लाए 26 जनवरी 1950 को, 26 को। तो ये दिन माना जाता है रिपब्लिक डे का। और जो पहला 26 नवंबर का दिन है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब है? हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डे है 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर। और हमारे देश का, हमारे इंडिया का रिपब्लिक डे कब है? तो ये है क्या? 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी। तो ये आप दो फैक्ट इसमें भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से ये फिर ऐसे डेज आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे इंडिया में आज सेलिब्रेट करे जाते हैं। इसके बाद क्या है? टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेटेड, टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेटेड जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। मतलब कहने की बात ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में कोई ऐसा टकराव नहीं था, कोई भी मेंबर के बीच में ऐसा डिबेट नहीं होता था कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अलग हो जाए या फिर वो अलग देश की मांग करने लग जाए। वो जिन्ना सिर्फ जिन्ना को अलग निकाल दे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर सभी लोगों ने एक कंसेंशुअल मैनर के थ्रू, एक मतलब आपसी सहमति के माध्यम से, मतलब जैसे होता है ना कि कोई समझदार लोग होते हैं तो वो आपस में लड़ाई नहीं होते हैं उनके बीच में, अगर कोई वाद विवाद भी होता है कोई बात को लेकर के, कोई सामान को लेकर के भी, तो वो आपस में ही निपटारा कर लेते, ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्रिएट नहीं करते, बड़ा सा विवाद पैदा नहीं करते। तो यहाँ पे जब संविधान बन रहा था तो सिस्टमैटिक ओपन और बहुत ही कंसेंशुअल मैनर के थ्रू उन्होंने क्या कर लिया, अपना संविधान बना लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये हमारी फाउंडिंग फादर्स की क्वालिटी थी जिस वजह से हमारा देश का संविधान आज बन पाया है। और सिस्टमैटिक ढंग से अब हम समझते हैं वो बन पाया है। सिस्टमैटिक एंड कंसेंशुअल प्रोसेस क्या थी एक्चुअल में जिस वजह से ये बन पाया, तो उसको इंस्टेंट हम समझ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि एग्रीमेंट ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स फर्स्ट। हमने बेसिक प्रिंसिपल को पहले ध्यान में रखा कि पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल ये फॉलो करने हैं। जैसे आप लोग कोई काम करते हो तो पहले डिसाइड कर लेते हो कि देखो मैं ये काम करूंगा पहले, फिर उसके बाद बड़े बड़े काम डिसाइड कर लेते हो, पहले बड़े बड़े काम ये करने हैं मुझे, फिर मैं वो छोटा काम दूंगा। अगर मान लो आप कोई, आपके कोई घर में बड़े लोग हैं तो वो लोग फिक्स करते हैं ना कि मुझे उस शहर में जाना है या दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो ये बड़ा काम करने जाना है। अगर लगेगा तो साथ में छोटा सा काम भी करके आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पहले डिसाइड होगा कि हमें ये बड़ी बड़ी बातें ऐड करनी ही है संविधान में। उसके बाद लगेगा तो ये छोटी छोटी बातें भी ऐड कर लेगी। तो वो बड़ी बड़ी बातें या बड़े जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर अंबेडकर के कुछ प्रिंसिपल्स थे, नेहरू जी के प्रिंसिपल्स थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल अलग प्रिंसिपल्स थे। उनको ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से, जिसको चेयर कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर करके ऐड किया था। उसके बाद अगर देखी जाए तो यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी हुआ है। जो भी संविधान में बातें ऐड करी गई ना, हर एक बात पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन हुआ है। और 1000 अमेंडमेंट्स हुए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी कोई बात, जब संविधान बना रही थी तो उसपे कोई बात लिखी जाती थी ना संविधान में जब, तो हर एक बात को 50 बार 100 बार चेक किया जाता था, सही है कि नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह जाएगी, कोई बाद में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी इस बात को ऐड करने से, ठीक है, हो जाएगी तो उसका कैसे फिर निपटारा किया जाएगा। तो क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता था और हर बार कोई ना कोई बात को हटाया जाता था। तो ऐसे 2000 बात चीजों को ऐड किया गया, हटाया गया, चेंजेस हुए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसके बाद
एक प्रकार से कहा जाए तो 114 दिन तक डेलिब्रेशन ओवर 3 इयर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं इतना सारा समय लगा, और कहीं ना कहीं 3 साल का, मैं बता ही चुका हूँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 months और 18 days का टाइम लगा इसको पूरा करने में, संविधान बनाने में। और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक रैशनल और इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं करने में हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद डिबेट डिस्कशन को तो बड़ा रोल होता ही है, कोई चीज को आप रैशनैलिटी पे जाना चाहते हो, इंटरप्रिटेशन पे जाना चाहते हो, तो डिबेट एक बहुत बड़ा मुद्दा, उसका एक फैक्टर है। अब आगे देखो, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी बिहाइंड आवर फाउंडिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी बात मैंने बताई थी ना, कोई बात आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो पहले उसमें डिसाइड कर लेते हो ना, मैं ये बड़े बड़े काम करूंगा, ठीक है, ये फोकस कर लेते हो। तो वही चीज है कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे हमारे, जिस पे हमें फोकस करना था, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल आप समझते हैं इसको। देखो, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी सोच क्या थी। अगर जैसे मैं बात करूँ तो गांधी जी की सोच क्या थी। गांधी जी की सोच, देखो ये गांधी जी है, इनकी सोच थी, देखो, कि भारत को कैसा होना चाहिए, भारत में इक्वेलिटी होना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, ठीक है, कोई धर्म के बीच में भेदभाव नहीं, कोई ऊंची जाति छुआछूत, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप वही नेहरू जी की बात करोगे तो ये डेमोक्रेसी की बात करते थे, डेमोक्रेसी, कि देश में प्रजातंत्र होना चाहिए, कोई राजा वाजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, देश में सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म मतलब होता है कि कोई अमीर अमीर और ना बनता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, मतलब सभी बराबर होना चाहिए पैसे के मामले में भी, कि अमीरों के पास बहुत पैसा होता है, गरीब और गरीब रहते हैं, उनके पास और पैसा खत्म हो जाता था, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। नेहरू जी कहते थे बराबरी से सबके बीच में रिसोर्सेस, पैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अंबेडकर, देखो अंबेडकर भी इक्वेलिटी की बात करते थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो दलित थे, निचली जाति के लोग थे, उनके लिए काम किया, आरक्षण की बात करी उनके लिए, ठीक है। सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल तो आपको पता ही है कि देश को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने में भी, देश को यूनाइट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देश को जो 600 हिस्सों में बटा था ना, देश 600 से ज्यादा हिस्सों में, उसको इन्होंने यूनाइट किया था, तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद और भी अलग अलग लोग थे, जैसे ये है ना, यहाँ पे एपीजे, सॉरी एपीजे बोलो, अबुल कलाम हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे। इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से, सॉरी प्रिंसिपल्स के माध्यम से, वैल्यूज के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रकार से गाइड करने का काम किया, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें गाइडिंग वैल्यूज कैसी कैसी होना चाहिए। आप समझते हैं यहाँ पे कि इन जो, ये जो फाउंडिंग फादर्स थे, ये अल्टीमेटली किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, गांधी जी विजन ऑफ इक्वेलिटी, अंबेडकर फोकस ऑन एड्रेसिंग द इनइक्वालिटीज, डेमोक्रेटिक एंजाइटीज, एंड नेहरूज कॉल फॉर फ्रीडम एंड एट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस तरीके की बातें इन लोग ने कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके बात रखी थी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो देखो यहाँ पे फाउंडेशन, फाउंडेशन की बात करें तो वैल्यूज फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल एम्बेडेड इन द प्रियम्बल। अब बात आती है एक्चुअल में, कि आप लोग बोलोगे कि सर इतनी सारी वैल्यूज थी, हर एक फाउंडिंग फादर की बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज थी, मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बता सकते हो जहाँ पे वो वैल्यूज प्रॉपर लिखी हुई है, प्रॉपर उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर उसको देख सकते हैं। तो उसका आंसर है बिल्कुल यस, आपको मिल सकता है वो डॉक्यूमेंट, वो आप पढ़ सकते हो, वो वैल्यूज वाला एक पूरा, एक छोटा सा पेज ही है, एक सिंगल पेज है, एक सिंगल पेज ऐसे आप देख सकते हो, सिंगल पेज को पढ़ सकते हो, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, देख सकते हो वो गाइडिंग वैल्यूज कौन सी है, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ी मदद की है। वो है प्रियम्बल। वो क्या है दोस्तों, वो क्या है बच्चों, प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं उद्देशिका। किसी भी चीज में आप जब लिखते हो, कोई कहानी लिखते हो, कोई निबंध लिखते हो, कोई ऐसे राइटिंग करते हो, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वही चीज है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाता है तो उसमें भी एक प्रियम्बल जैसा इंट्रोडक्शन ऐड किया जाता है, आई बात समझ में। तो वही प्रियम्बल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, गाइडिंग वैल्यूज का एक क्या है, समूह है, गाइडिंग वैल्यूज का एक पेज है प्रियम्बल का। दिखाऊंगा मैं अभी आपको आगे, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको प्रियम्बल दिखाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले।
ठीक है, आपने इस तरीके से देखा होगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है ये प्रियम्बल है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है, प्रियम्बल है। इस तरीके से ये देखा जाता है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐड करी गई हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐड करी गई जो कि दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिच है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम चाहें तो इसका दूसरा फोटो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं वो हुआ, वरदान साबित हुआ आगे। जैसे ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल जोड़ा गया है। जो प्रियम्बल जोड़ा गया है, तो प्रियम्बल में कौन सी ऐसी गाइडिंग वैल्यूज लिखी हुई है जो हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved the constituent इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है वो वैल्यूज जो मैं ये यहाँ से लिखी, सॉवरेन से लेकर के रिपब्लिक जो हाईलाइटेड है। जस्टिस हो गया, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी हो गया, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वेलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें हमें क्या दिखाती है, हमारी वैल्यूज को दिखाती है कि किस तरीके से हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगा, किस तरीके से हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। जब ये प्रियम्बल तैयार हो जाता है, और ये प्रियम्बल जब तैयार हो जाता है, तो हमने इसमें जो कॉन्सेप्ट लिया था किस देश से कहीं ना कहीं हमने अडॉप्ट किया है, तो इसको हमने अमेरिकन मॉडल से सीखा है। अमेरिका में भी यही हुआ था जब 1776 में अमेरिका में आजादी के लिए पहली बार एक काम किया गया था, तो वो यही था कि वहां पे प्रियम्बल घोषित किया गया था। और प्रियम्बल जब घोषित हो गया 1776 में, तब वहां पे फिर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, रिवॉल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और फिर वहां पे आजादी मिली वहां पे अमेरिका में। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। इंडिया में भी यही है कि प्रियम्बल सबसे पहले आया। प्रियम्बल को एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो, प्रियम्बल रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड टू इवेल्युएट लॉज गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बता देती है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट खराब कर रही है। जैसे अभी की गवर्नमेंट या किसी आगे फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी आती है जो कि सिर्फ अमीरों को बढ़ावा देती है, या फ्यूचर में सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। सिर्फ अमीरों पे फोकस नहीं करना है, गरीबों पे भी फोकस करना है, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी रखना है आपको। तो ये क्या करती, गाइड करती है हमें कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर प्रियम्बल क्या करती है, इट इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बड़ी बात लिखी है कि इसको हमारे संविधान का सोल यानी आत्मा माना जाता है। हमारे संविधान का आत्मा क्या है, हमारे संविधान का आत्मा है प्रियम्बल। उसके बाद आप ये फोटो में देख सकते हो कि द टर्म्स सोशलिस्ट सेक्युलर एडेड इन 1976, मतलब ये बात यहाँ पे नोट करके आई है कि हमारी प्रियम्बल जो है ना, जब बनी थी तो थोड़ा सा अलग थी, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस हुए, प्रियम्बल में भी चेंजेस कर दिए। वो किसने किए, वो मैडम इंदिरा गांधी ने किए। 1976 में पीएम थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे प्रियम्बल में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड ऐड किए। वो था सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया, सेक्युलर वर्ड ऐड किया। ठीक है, कब किया, 76 पे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया उन्होंने। तो इस गतिविधि, इस प्रोसेस के बाद हमारा प्रियम्बल आज सोशलिस्ट सेक्युलर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। ये भी याद रखो, क्योंकि इसने एक हद तक पूरे संविधान को ही बदल के रख दिया था। ठीक है, इसने एक हद तक संविधान को ही बदल के रख दिया। कुछ बुरे इन्होंने संशोधन किए, कुछ अच्छे संशोधन भी किए थे इंदिरा गांधी जी ने, बट कहीं ना कहीं बहुत हद तक संविधान ऐसा बदल गया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट्स मतलब एक प्रकार से चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, चेंजेस, संविधान में चेंजेस जब करते हैं। अब यहाँ पे एक स्लाइड में लिखा है कि फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति बातें करता है, काम नहीं करता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, तो आप उसको क्या मानते हो कि सिर्फ बातें करता है, इस पे काम करना नहीं आता।
ठीक है। ये बड़े बड़े ज्ञान देता है, सिर्फ काम नहीं, मतलब काम करना नहीं आता है इसको। तो वही बात है कि जब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हमें देश में ये सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी, ये सब लाएंगे, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या है, फेल हो जाएगी। इसीलिए हमारे देश में जरूरी है क्या, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट वैल्यूज, इट इज अबाउट पुटिंग दोज वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस, दोज इंस्टीट्यूशन, इन थ्रू इंस्टीट्यूशंस। मतलब कहने की बात है कि सिर्फ आप जब मैथ्स करते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पढ़ लेते हो, उसको जब लिखते नहीं हो, उसको जब किसी को पढ़ के सुनाते नहीं हो, उसको जब याद नहीं करते हो, लर्न नहीं करते हो, उसको नॉलेज गेन नहीं करते हो, तो सिर्फ वो धरा का धरा रह जाता है, भूल भी जाता है। यानी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको याद भी करना अच्छे से, उसको रिवाइज करना है। वही चीज है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी बात करे, कोई भी कुछ भी समझाए, और वो खुद ना उसको एग्जीक्यूट करता है, तो आप उसको बिल्कुल हल्के में लोगे। तो वही बात है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको सफल बनाना है, तो उसमें जो गाइडिंग वैल्यूज है उसको आपको प्रैक्टिस में भी लाना है। कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि बैलेंस करना है एस्पिरेशन विथ प्रैक्टिकल गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक एम होता ही है कि वो कोशिश करे कि सभी को अच्छा गवर्नेंस दे, सभी को अच्छा एक शासन दे, जिससे देश, दुनिया या फिर उस एरिया में रहने वाले लोगों का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, वो लोग अच्छे से जीवन जी सके। अब किसी एरिया में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी क्राइम हो जाता है और उसके साथ कोई जस्टिस नहीं होता है, कोई न्याय नहीं होता, कोई पुलिस उसका रिपोर्ट ही नहीं लिखती है, तो क्या बोलेंगे हम वहाँ पे, कि वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत ही नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाता, कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को डर ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वहाँ पे, लॉ की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इज्जत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से लोग डरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से लोगों को क्या करता है, वेलफेयर डेवलपमेंट देता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे को हमें इस दिशा में ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर था, पार्ट 2 था, जो 9th क्लास की चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का एक सेकंड पार्ट था। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की किस तरीके से एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना जरूरी हो जाता है, और क्यों जरूरी हो जाता है, उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अपनी भूमिका निभाते हैं, और कौन सी ऐसी हम कहेंगे वैल्यूज हैं, गाइडिंग वैल्यूज हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो ऐसा करने में हमें मदद करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी ऐसा डाउट हो, आपको कुछ भी ऐसा लगे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।